सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत को घर भेजने के लिए एक होने वाली ऑपोजिशन आपसी इख्तिलाफात के बाइस अपनी तहरीक को कामयाब बनाने में बज़ाहिर इस वक्त नाकाम हो गई है। पीडीएम की 9 जमातें इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी असेंबलियों से मुस्ताफी होने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान और नून लीग ये चाहते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च ना किया जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफे अगर एक साथ आ जाएं तो ये हुकूमत को गिराने और कमज़ोर करने के लिए एक कामयाब स्ट्रेटजी हो सकती है। जबकि पीपल्स पार्टी अपनी सिंध हुकूमत इस वक्त नहीं छोड़ना चाहती। 2 दिन पहले पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तिलाफ़ात और मुतालबात खुलकर सामने आए और एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने का मामला पार्टी की सीईसी के कोर्ट में डाल दिया। अब ज़राए का ये बताना है कि पीपल्स पार्टी की सीईसी मेंबरान की अक्सरियत असेंबलियों से इस्तीफ़ों की सख्त मुखालिफ है। सीईसी मेंबरान की राय में पार्लिमान से इस्तीफ़े देना पीटीआई के लिए मैदान खाली छोड़ने जैसा है। हुकूमत तो खुद इस्तीफ़ों के बाद ऐवान में 2/3 अक्सरियत लेने की ख्वाहिशमंद है और इस्तीफ़ों का मतलब हुकूमत की ख्वाहिश को पूरा करना है। पीपल्स पार्टी अरकान ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि हमारे इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करके अपनी मर्जी की कानून साजी करेगी। अगर इस्तीफ़े देने ही हैं तो हुकूमत गिरने की गारंटी पर दिए जाएं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में इख्तिलाफात इतने शदीद हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का यह बताना है कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की जानिब से पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी भी कराई गई है। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं, जबकि एएनपी और बीएनपी मेंगल के सेनेट में 2-2 अरकान हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये 25 बनते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से शरीर रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने का इम्कान है और पीपल्स पार्टी 25 सेनेटर्स के दस्तखत वाली दरख्वास्त चंद रोज में सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाएगी, जिसके बाद पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान को शायद अंदाजा हो गया है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातों ने उनके साथ एक बार फिर हाथ कर दिया है। असेंबलियों से इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी ने इनकार किया तो पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के बगैर अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने का इशारा दे दिया है। क्या आपने सुनिए। तो अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी में नवाज शरीफ की वापसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज शरीफ के ना आने पर दबे लफ्जों में तनकीद की है और कहा है कि कुर्बानियां आगे बढ़ने के लिए होती हैं, पीछे हटने के लिए नहीं। ये बड़ी कमज़ोर बात होती है कि मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा। अगर ऐसा ही है तो फिर आपको इस मैदान में आए ही क्यों हैं, आपको इस मैदान में आना ही नहीं चाहिए था। मौलाना ने इस बारे में क्या कहा, ये भी सुनिए। तो मौलाना साहब को मियाँ साहब के बाहर रहने पर, पाकिस्तान वापस ना आने पर एतराज़ है। एतराज़ आसिफ अली जरदारी को भी है और जब उन्होंने बयान दिया तो एहसन इकबाल साहब और पूरी नून लीग को उस बयान से मायूसी और दुख हुआ। कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमें थोड़ा सा दुख हुआ है जो आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने उस पैराए में किया है जिससे कि अगर इज्तनाब किया जाता तो बेहतर होता। ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कैद भी काटी है, तो जिस शख्स ने इतनी बहादुरी से तमाम मुसीबतों का सामना किया हो, उनके भाई अभी तक वो सामना कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। हमें कोई ताना नहीं दे सकता कुर्बानियों का कि हमारी कुर्बानी किसी से कम है या किसी की किसी से ज्यादा है। यहाँ पर किसी की कुर्बानी किसी से ना ज्यादा है ना कम है। तो जरदारी साहब के बयान पर नून लीग को इस वक्त दुख है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफे देने पर तैयार नहीं है, फैसला करने में मुसलसल ताखीर कर रही है। और अब खबर यह है कि 4 अप्रैल को जब भुट्टो साहब की इस वक्त बरसी होनी है, उस बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी की हर साल सीईसी का इजलास होता है और उस इजलास में ये फैसला होगा कि अब इस्तीफ़े इस वक्त कौमी असम्बली से और सिंध असम्बली से देने हैं या नहीं देने। लेकिन ज़राए से खबरें यही आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का फैसला ये होगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफ़े उन्हें नहीं देने हैं। जो सीईसी के अक्सरियत हैं मेंबरान, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। उन इस्तीफ़ों के से पहले
पहले हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी गौर करना होगा। ये देखना होगा कि उसके बाद ज़िमनी इंतखाब क्या हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा कर देगा और हमारे लिए मज़ीद मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतज़ार कर रही हैं और उनका जवाब क्या हो सकता है यही जानने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अपोजिशन की तमाम जमातें, बुखारी साहब आपके इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी कब फैसला करेगी। सीसी का इजलास आप लोग अब भुट्टो साहब की बरसी पर करने जा रहे हैं, 4 तारीख को इजलास होना है। इतनी ताखीर आखिर इस इजलास में और ये फैसला करने में पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है बुखारी साहब? शुक्रिया। देखिए, आपको इल्म होगा कि हर साल भुट्टो शहीद की बरसी पे हम सीसी की मीटिंग करते हैं और इस साल हम भुट्टो शहीद की बरसी फ़ैसला हुआ है कि हम पिंडी में करेंगे और उसके लिए हम जलसा भी करेंगे और पिंडी में किया जाएगा और पिंडी में ही हमारी सीसी की मीटिंग होगी जो हस्ब रवायत भुट्टो शहीद की बरसी पे होती है और उसी में ये फ़ैसला होगा। पहले एक हमारा फ़ैसला 29 दिसंबर को हुआ था जो हमने पीडीएम की क़यादत को कन्वे किया और पीडीएम की क़यादत ने हमसे इत्तफाक करते हुए सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और बाई इलेक्शन में भी लिया। अभी भी जो इस्तीफ़ों की बात है बुनियादी तौर पे जो 20 सितंबर का जो एक्शन प्लान में तो उसमें बिल्कुल जिक्र है कि बतौर ऑप्शन वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो भी एक सीक्वेंस के तरीका सीक्वेंस में जाके कि जल्द से रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, नो कॉन्फिडेंस और फिर तो क्योंकि लॉन्ग मार्च की जब 26 मार्च डेट अनाउंस हुई तो उस वक्त इस्तीफ़े वाला इशू इसके साथ क्लब नहीं था। सब्सिक्वेंटली इसको क्लब किया गया तो हमने कहा कि हम अपनी सीसी के पास जाएंगे कि लॉन्ग मार्च के साथ अभी इस्तीफ़ा भी ये भी एक प्रपोज़ल है तो उस पर अब सीसी डेलिब्रेशंस करेगी और वो मैं अब क्या सराई करके आपको बताऊं कि होगा नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है कि सीसी का डिसीजन क्या होगा। सही तो साहब डिसीजन के मुताबिक हम 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी है तो ये फैसला किया जाए गालिबन 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को ही आपकी ये सीसी की मीटिंग होगी तो इसका मतलब कि अब उसके बाद तो 10 दिन बाद फिर रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि अप्रैल के महीने तक या ईद के बाद तक ये कहा जा सकता है मोहतात अंदाजे से कि लॉन्ग मार्च अभी खटाई में पड़ गया है। तो क्या खटाई में आप थोड़ा सा इसको देखिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना ये पॉलिटिकल प्रोसेस एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है, इसमें डेडलॉक्स कभी नहीं होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं होते। जो नॉन पॉलिटिकल और नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होते हैं उसमें डेडलॉक होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में डेडलॉक नहीं होते। और ये 9 जमातों का एक मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और फिर ये 10 जमातें हैं, उनका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, अपनी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज़। लेकिन एक बात पे जो कॉमन एजेंडा था उस पर हम आज भी मुत्तफ़िक़ है कि इस मौजूदा हुक्मरानों से कैसे निजात चाहिए और आइन और कानून की बालादस्ती को कैसे मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो उसमें उससे तो किसी पॉलिटिकल फोर्स को और मेरी क़यादत को, मेरी जमात को कतन कोई उससे हमें इख्तलाफ भी नहीं होना, इनहराफ है, हम बिल्कुल पाबंद हैं। लेकिन पीडीएम की जो बुनियादी बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें ये बात दर्ज है कि पीडीएम के फैसले कंसेंसस से होंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि जैसे हमारी पहले मौक़िफ़ की पज़ीराई पीडीएम की क़यादत ने की, आज हम डेलिब्रेशंस करेंगे और सियासी हालात जो है वो अपना रुख इख्तियार करते रहते हैं और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है अभी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की में आएगा वो यूसुफ़ज़ा गिलानी साहब की जो पिटीशन है हाई कोर्ट में, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी बिल्कुल उसमें भी इस मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक बिला जवाज़ एक जीता हुआ इंतखाब को उन्होंने विदाउट रीजनिंग उन्होंने उसको। लेकिन बुखारी साहब जब पीडीएम बनी थी, पीडीएम बनने के फौरी बाद मरीम नवाज साहिबा का और मौलाना साहब का तो बड़ा सख्त बयानिया था, नहीं है वो तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस, हुकूमत को वो डेडलाइन दे रहे थे, उनका मूड भी नहीं था ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इंतखाबात लड़ने का। आपकी तजवीज़ को उन्होंने माना, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ा, सेनेट इंतखाब भी लड़ा, तो अब ज़ाहिर बदले में वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब वो लोग अपनी इस्तीफ़े की तजवीज़ आपके सामने रखेंगे तो पीपल्स पार्टी भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, फिर इस तरह से वीटो नहीं करेगी पीपल्स पार्टी 9 जमातों के फैसले को। देखिए बात यह है कि जो हमने
एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो विदाउट रीजनिंग नहीं था, वो अगेंस्ट फैक्ट्स नहीं था। मौलाना साहब की जो बात है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसके इस्तीफ़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर कोई डेलिब्रेशन पीडीएम ने की है? कतर वो अभी तक नहीं हुई है, उस पर डेलिब्रेशन की ज़रूरत है कि इस्तीफ़े होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नहीं होते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं कि नहीं होती हैं, बाई इलेक्शन आते हैं कि नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर उनमें बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट आपने करना है कि नहीं करना है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद क्या 90 डेज़ में इंतखाबात हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, फिर कौन इंश्योर करेगा फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे, कौन इंश्योर करेगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी उस वक्त तक हो जाएंगी, और कौन सी फोर्सेस होंगी जो इम्प्लीमेंट करेंगी इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू शरीक की ज़रूरत है, जिस पे डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, और पोलिटिकल फोर्सेस आपस में ये 20 सितंबर को पीडीएम का आगाज हुआ, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये बात नहीं, अगर मीडिया पे एक 4 महीने पिछले महीने के गुजरे, 2.5 महीना ये गुजर गया, करे और इन 6.5 महीनों में इन कॉन्सिक्वेंसेस पे अभी तक क्या बात नहीं हुई? तफरीक को पसंद करते हैं, अभी तक इत्तेफाक से मामला चलाना चाहते हैं। मुग़ज़्ज़ा, अभी तक इन कॉन्सिक्वेंसेस पे बात नहीं हुई क्या कि जब हम इस्तीफे देंगे वो चाहे आखिरी ऑप्शन के तौर पे दें या अभी दरमियान में दें, तो उसके बाद बाई इलेक्शंस लड़ने, जितनी भी चीज़ें भी आपने गिनवाई, अभी तक इनसे मुतालिक पीडीएम ने कोई डिस्कशन नहीं की अपने किसी इजलास में? क्या अगर कोई फाइनल डिस्कशन होती तो उसको अनाउंस किया जाता ना, कोई अनाउंसमेंट आई पीडीएम की जानिब से? सही, लेकिन मुग़ज़्ज़ा मौलाना साहब का मूड, मरियम साहिबा का मूड, जिस तरह पीपल्स पार्टी के रवैये पर इस वक्त अपना वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, कल शाहिद खाकान साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे, कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देती तो हमारे साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर पीडीएम से क्या, अगर आपकी सीईसी इस्तीफों के हक में फैसला नहीं करती, अपनी राहें फिर आप जुदा कर लेंगे पीडीएम से? देखिए जी, अभी हम अपनी सीईसी के पास जाएंगे, हम सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस करेंगे, और हार्ड लाइनों से सियासत नहीं हुआ करती। सियासत हमेशा नेगोशिएशन से होती है, डायलॉग से होती है, और जब हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक एजेंडे पे हम मुत्तफिक थे, तो उस पर गुफ्तगू शनीद हो सकती है, उस पर गुफ्तगू शनीद के ज़रिए हम पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, और हम समझते हैं कि यही तो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि बंदा किसी को कन्विंस करता है, और उसके सारे उसके मनफी असरात क्या होंगे, पॉजिटिव असरात क्या होंगे, मस्बत असरात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियन डिस्कस करते हैं। ये कोई वन डे क्रिकेट का 2020 का मैच नहीं होता है, विकटें उखड़ की दबा चलो खेल ख़त्म हो गया। इट्स अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस पॉलिटिक्स। तो इस कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस में सारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हम समझते हैं हम बामी मुशाफरत से जो भी कुछ डिफरेंसेस हमें आए हैं हम ओवरकम कर लेंगे उनको। तो बुखारी साहब, नून लीग ने और पीडीएम ने तो आपको ये ऑफर भी दी थी ना कि इब्तिदा में सिर्फ आप नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें, सिंध हुकूमत से ना इस्तीफे दें, चूँकि वहाँ बड़ा स्टेक है आपका, तो क्या ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे के आप नहीं चेक कर सकते कि इसके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं, नेगेटिव असरात आ रहे हैं, बाई इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं? इसीलिए तो हमने सीईसी की मीटिंग बुलाई है ना भाई मेरे। और ये बात भी अगर वो ऑफर करते हैं मेरी क़यादत को, सिर्फ नेशनल असेंबली हो और प्रोविंशियल असेंबली ना हो, हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्शन प्लान में था उसमें ये बात जिक्र है नो कॉन्फिडेंस की, अगर उसका जिक्र ना हो और सीक्वेंस वाइज वो रेजिग्नेशन के सीक्वेंस से पहले है, तो हम ये इसरार करते हैं कि हम एक्शन प्लान के मुताबिक हमें नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए, हमें पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए, हमें नेशनल असेंबली में स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करना चाहिए। तो ये भी उस एक्शन प्लान का हिस्सा है ना, हम कोई एक्शन प्लान से कोई बाहर की बात तो नहीं कर रहे। अब लेकिन बुखारी साहब, इस जो एक्शन प्लान का हिस्सा आप बता रहे हैं पंजाब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस पर, तो नून लीग ने और मियाँ साहब ने खुद मरियम साहिबा ने इसको मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल वो तो नहीं चाहते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आए, फिर ज़ाहिर है ये आपस में कहीं ना कोई इख्तिलाफ ऐसा निकल कर हर इजलास में आपका सामने आ रहा है। फिर आप देखें, बात मेरी है कि आप एक अपना हुक्म जारी कर रहे हैं या हुक्म सादर फरमा रहे हैं कि ये कह दिया है। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में नेगोशिएशंस होती हैं और ये नेगोशिएशंस रहेंगी। मेरा सवाल आपसे है,
आप हमारा 20 सितंबर 2020 वाला जो एक्शन प्लान है उसकी क्लॉज 7 है, उसको पढ़ के सुना दें पीडीएम के बाकी जमात के लोग जो आपके पास आते हैं कि क्या उसमें दर्ज नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा, नो कॉन्फिडेंस होगा और इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये उसमें दर्ज नहीं है? क्या उस फैसले के हम सारे पाबंद नहीं है? लेकिन बुखारी साहब फिर साथ ही अभी मौलाना साहब भी तो ये कहते हैं ना, पीडीएम के सरबराह हैं, कि ये इस्तीफों का ऑप्शन कोई आखिरी ऑप्शन नहीं था, कोई एटम बम नहीं था। इसका मतलब उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पास वो सरबराह तो हैं लेकिन अलामती सरबराह हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जमात को कोई हुक्म दे सकें या अपनी बात मनवा सकें या 9 जमातों के साथ चला सकें। नहीं, देखिए सरबराह वो बिल्कुल हैं, आप ये कतल ना कहें अलामती सरबराह हैं। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि तमाम फैसले कंसेंसस से होंगे। पहली बुनियादी बात, बुनियाद पीडीएम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एपीसी होस्ट की उसमें रखी गई। हम वो है जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी। मेरी क़यादत वो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिसने पीडीएम की बुनियाद रखी, जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को जो अपोजिशन में थी उनको इकट्ठा किया। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारा वो जो एक्शन प्लान है उसको अगर पढ़ लें, उसमें अगर नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन मौजूद नहीं है और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद नहीं है और उसके बाद अगर रेजिग्नेशन का, तो आप देख लें। आप सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे ना। तो बुखारी साहब हम समझते हैं कि हम आज भी उस एक्शन प्लान पे मुत्तफिक हैं, हम उस पर अमल करना चाहते हैं। बुखारी साहब परसों जो इजलास हुआ, क्या उसमें इस्तीफों की ये तजवीज़ मौलाना साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से अचानक आ गई? चूंकि उससे पहले जो इजलास हुआ था, जो सेकंड लास्ट पीडीएम का इजलास था, उसमें 26 मार्च की तारीख दी गई थी लॉन्ग मार्च की, और इस्तीफों से मुतालिक उस वक्त कोई बात नहीं हुई थी। तो इस दरमियानी टाइम में नून लीग ने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास किए, पीपल्स पार्टी ने क्यों सीईसी का इजलास बुलाकर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? अब ये मौलाना साहब की या मरियम साहिबा ने अचानक इस्तीफों की तजवीज़ दी है? देखिए पीपल्स पार्टी क्यों उसको इजलास पहले करती? पीपल्स पार्टी का 29 दिसंबर का एक डिसीजन ऑलरेडी मौजूद था और जो 26 मार्च की डेट दी गई थी सरबराह इजलास में, उसमें तो इस्तीफों को जिक्र नहीं था। एक सीक्वेंस के साथ हम चल रहे थे। एक सीक्वेंस था ना, हमने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे जलसे किए, पीडीएम की क़यादत जाती रही, फिर रैलीज़ की, वो पीडीएम की क़यादत जाती रही, फिर लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की। उस वक्त तो इसको अनेक्स या क्लब नहीं किया गया रेजिग्नेशन को, क्योंकि रेजिग्नेशन से पहले नो कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि बजाय आप मामलात को बेहतरी की तरफ जाने के लिए खलीज क्रिएट करने की कोशिश तक करें, इस किस्म के सवालात करके और इस किस्म के जवाबात मुंह में डाल के खुदारा ये न करें। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी और पीडीएम की जितनी सियासी क़यादत है वो बड़ी मैच्योर क़यादत है, वो सारे प्रॉस को समझती है और हम समझते हैं कि हम बामी मुशावरत से पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। हम चाहते हैं कि आइन बालादस्त है और उसके ताबे रहते हुए तमाम अदारे काम करें। लेकिन बुखारी साहब ये मैच्योर क़यादत से फिर जज्बाती बयानात सामने आ जाते हैं ना। बिलावल साहब का बयान आपको याद होगा कि वफाकी हुकूमत गिराने के लिए हम अपनी सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी दे देंगे। अब मौलाना साहब अगेन यू आर रिपीटिंग सेम क्वेश्चन। अरबाब साहब अरबाब साहब अगेन एंड अगेन आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। बुखारी साहब ये मैंने जवाब देना था आपको दे दिया। ये सवाल तो मौलाना साहब और मरियम साहब आप लोगों से कर रहे हैं। मैंने अभी भी कहा आप अपना जवाब मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? अच्छा, सिर्फ तरतीब पर आपको एतराज है कि पहले क्यों मेरे मुंह में अपना जवाब डालना? नहीं बुखारी साहब, आप अपनी बात करें। कहता हूं कि हम आपको वजाहत करने के लिए हमने बुलाया, आप अपनी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको बयान करें। आप फरमाएं। आप पीपल्स पार्टी पहले अदम एतमाद चाहती है, फिर सबसे आखिर में इस्तीफे चाहती है, और पीडीएम बयान कर दिया। पीडीएम की जो दूसरी जमात है वो पहले इस्तीफे चाहती हैं और वो बाद में पीडीएम बाद में अदम एतमाद चाहती हैं। तो ये अभी जो डिफरेंस आ गया, ये फर्क आ गया, इसको खत्म कैसे किया जाएगा, ये मैं आपसे पूछूं। भाई मेरे, बी अ सेंसिबल पर्सन। जब हम इस्तीफे देंगे तो फिर नो कॉन्फिडेंस के किधर जाएगा? जब हम उस पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं है, जब हम उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर नो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब हम पार्लियामान में मौजूद होंगे
तो फिर ही रेजिग्नेशन से पहले नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकेंगे। जब हम रिजाइन कर गए तो हम उस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है। सही। तो बुखारी साहब ये समझदारी वाली बात इतने मैच्योर सियासतदानों मौलाना साहब को, मरियम साहिबा को और दीगर जमातों को क्यों नहीं समझा पा रहे? फिर कॉन्फिडेंस सिटिंग मेंबर्स करते होते हैं। ये बात बुखारी साहब अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो तो फिर मीडिया पर आकर जमातों को हमने अपने मौक़िफ़ पहले समझाया था। भाई आप मेरी बात सुन लें, हमने पहले समझाया तो हम सक्सेसफुल रहे, हमारी बात मानी, तो बाकी जमातों ने इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, सेनेट में सीटें ली, बाई इलेक्शन जीते। अगर बायकॉट कर जाते तो वन वे ट्रैफिक होती मौजूदा ट्रेजरी बेंचेस की, और वो सेनेट में अपना 2/3 मेजॉरिटी ले आते। दिल करता तो रोल बैक कर देते 18th अमेंडमेंट को, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आते। क्या बात करते आप? वो हमारी कामयाबी थी और हम शुक्रगुजार है पीडीएम की क़यादत के कि हमारे मौक़िफ़ की को तस्लीम भी किया और हमारे मौक़िफ़ की हमायत भी की। सही। अच्छा बुखारी साहब, अब जरदारी साहब ने मियाँ साहब की वापसी की ये दरख्वास्त की थी उनसे, या ये शर्त रखी थी कि वो वापस आएँ तो फिर ये इस्तीफ़ों वाली बात होगी या पीडीएम की तहरीक में हम फिर साथ चलेंगे? ये दरख्वास्त थी या शर्त थी? कतन ये बात नहीं थी कि उन्होंने शर्त रखी थी। ये बुनियादी बात गुफ्तगू में हुई। तो जब सिस्टम की कंटिन्यूटी का बात हुई, उस पर आइन की बालादस्ती की बात हुई, उसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी। आज मियाँ साहब भी उससे मुतासर हुए। इसलिए हम समझते हैं कि इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस ने कुर्बानी दी। तो उस कंटेक्स्ट में बात थी कि आप भी कुर्बानी दे रहे हैं बाहर बैठ। लेकिन भाई साहब, कल एहसन इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के बयान से हमें दुख और मायूसी हुई है। एहसन इकबाल साहब ने दुख और मायूसी, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। कल उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे दुख और मायूसी हुई है जरदारी साहब के इस बयान से जो मियाँ साहब से मुताल्लिक उन्होंने दी। ये उनकी देखिए भाई, मेरे आप पीडीएम में खलीज के लिए बैठे हुए हैं, उनकी सियासत को इत्तफाक से चलने के लिए बैठे हुए हैं। भाई मेरे जरदारी साहब ने उधर बड़ी मीटिंग में कहा कि अगर मेरी किसी बात से किसी को नाराज़गी हुई या महसूस हुआ तो मैं माजरत करता हूँ। उन्होंने बेटी की जगह मरियम उसको सामने कह दिया कि बेटा मेरी दिल से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मेरा कतन मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और बड़ा वाज़ेह उन्होंने बताया कि जरदारी साहब ने कोई ऐसा जोर देकर मुतालबा मियाँ साहब की वापसी का नहीं किया, और मरियम साहबा को जब इस पर एतराज़ हुआ तो उन्होंने उस पर माजरत भी की कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। और साथ ही आगे की हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की और पीडीएम की भी उन्होंने बताई कि अब 4 तारीख को इजलास होने जा रहा है पीपल्स पार्टी की सीईसी का, और उसमें यह फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त इस्तीफ़े देने हैं या नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इंतखाब लड़ने पर दीगर जमातें राजी नहीं थी तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल विजडम इस्तेमाल करते हुए उनको इस पर राजी किया। 20 सितंबर को एपीसीबी पीपल्स पार्टी ने ही बुलाई थी। इस पीडीएम को बनाया पीपल्स पार्टी नहीं था, इसकी फॉर्मेशन पीपल्स पार्टी ने ही की थी। तो अब पीपल्स पार्टी क्यों इसको छोड़ना चाहेगी या क्यों अपनी राहें जुदा करना चाहेगी? लेकिन कुछ महीनों पहले तक बिलावल भुट्टो के ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो सिंध हुकूमत कुर्बान करने को तैयार थे, वफाकी हुकूमत गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि मीडिया ये खलीज पैदा करना चाहता है, तो मीडिया ये खलीज पैदा नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद इस सूरत हाल में क्या कह रहे हैं, ये आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में और फिर कौमी असम्बली में पहले लाई जाए और उसके बाद इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये बड़ा वाज़ेह है कि इस्तीफ़े कहीं नहीं लिखा कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होंगे या एटम बम के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है, कितना रिलीफ महसूस कर रही है इस पीडीएम में दरार पड़ने के बाद, ये जानेंगे। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले नैयर बुखारी साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मीडिया ये खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में, पीडीएम की तमाम जमातों में। लेकिन उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का वो चंद महीनों पहले का शॉट हमने आपको सुनवा दिया, पूरी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह कर दिया। अब हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
किस हद तक रिलीफ महसूस कर रही है PDM की परसों की कार्रवाई के बाद। मियां फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ही जानते हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी नैयर बुखारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे मीडिया अपनी बातें हमारे मुँह में डाल रहा है, आप हमारे मुँह में जवाबात ना डालें और हमारे दरमियान कोई खलीज नहीं है। तो हमने बिलावल भुट्टो का शॉट उनको सुनवाया कि किस तरह से वो कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत गिराने के लिए हम अपनी सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी दे देंगे। अब सूरत हाल परसों ही अक्सर मुख्तलिफ हो गई है, तो उसके बाद हुकूमत क्या सोच रही है PDM को लेकर? जरा टेंशन और चैलेंज कम हुआ कुछ हुकूमत का? देखें, बात यह है कि टेंशन और चैलेंज तो कभी भी हुकूमत के लिए रहा ही नहीं। हमें इस दिन का शुरू दिन से इदराक है कि ये 11 जमातें हैं, 11 कहानियाँ हैं, 11 एजेंडे हैं। और आप देखें कि जो 11 जमातों की बार बार बात हो रही है, इस्तीफ़ों की बात हो रही है, उनमें से तो 5 जमातें तो ऐसी हैं जिनका कौमी असम्बली के अंदर मेंबर ही कोई नहीं है, और उनमें से आप 2 जमातें ऐसी हैं जिनके मिला के कुल 8 लोग शामिल होते हैं उसमें, और बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो भी एजेंडा था वो PDM का जो हालिया इजलास हुआ उसके अंदर सारा तबाह होकर आपके सामने आ गया कि मौलाना साहब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च करने को तैयार नहीं है, आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं है, मियाँ साहब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो PDM कैसे आगे चलेगी? ये तमाम तर जो मामला हुआ है, सारे मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी ने PDM से और ख़ास तौर पे नून लीग से, ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक के जो भी हिसाब किताब थे वो चुकता कर लिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से घसीटा जाता है, उन्होंने इनको अच्छी तरह घसीट के दिखा दिया। 80 अरकान हैं नेशनल असम्बली में PMLN के, 80 अरकान के साथ जो है वो अपना एक सेनेटर इस्लामाबाद से नहीं ला सके। वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वो नाअहल करवाने के लिए नवाज शरीफ ने दिन रात एक किया था, उतरो कुर्सी से नीचे, $60 मिलियन के लिए आप आसिफ जरदारी का ख़त नहीं लिख रहे, वही यूसुफ रज़ा गिलानी को उनकी साहबजादी ने सेनेटर बनाने के लिए कहती हैं मैंने टिकटों की कमिटमेंटें भी दे दी, ज़मीन आसमान इन्होंने एक कर दिया। अल्टीमेटली PMLN के हिस्से में अगर देखें तो क्या आया? सवाए रुसवाई के, सवाए शर्मिंदगी का कुछ नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब इनको टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक दिया है। अब ये रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, हाथी के दांत खाने के और खाने के और। मौलाना साहब की और जरदारी साहब की आज बातचीत हुई है, पहले एक बार फिर इत्तेफाक हो गया है, वो जो आगे भी पैदा हुई थी मुकद्दर वो तलखी खत्म हो गई है। और खबर यही आई है ज़रा से कि बड़े अच्छे अंदाज में, खुशगवार माहौल में दोनों की बातचीत हुई है और जरदारी साहब ने आगे इस इत्तेहाद को बरकरार रखने का यकीन दिलाया है। और 4 अप्रैल को CEC में अब इस्तीफ़ों से मुतालिक फैसला होगा। अब देखते हैं 4 अप्रैल को क्या फैसला आता है, और इस्तीफ़ों के हक में अगर फैसला आ गया तो फिर तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का चैलेंज आपके लिए आगे आने वाले दिनों में खड़ा होगा। देखें, बात यह है कि अब इस्तीफ़े जो है ना वो इनकी छेड़ बन गई है। पहली बात तो ये है कि ये तो इस्तीफ़ा लेने आए थे, ये इस्तीफ़े देने की बातें शुरू कर दी। फिर आप मरीम के बयान उठा के देखें तो मरीम कहती थी कि जनाब मुझे तो जनवरी से ज़्यादा हुकूमत चलती नज़र नहीं आती। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्च भी आ गया, आगे अप्रैल भी आ जाएगी। आज जरदारी साहब ने इनको नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। देखें, बात यह है ये तमाम तर चीज़ें सबको समझ आ रही हैं, इनका आपस में इतने इख्तलाफात हैं। और आप देखें कि मैंने कभी इतनी मुख्तसर फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि वो फजलुर रहमान जो आधा घंटा खिताब करते हैं मीडिया के साथ, वो जनाब उस दिन 4 लफ्ज़ बोले कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी, और गुस्से से वो चले गए। जो गफूर हैदरी के मामले में उनके साथ हुआ, जो पहले उनके साथ होता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि फजलुर रहमान साहब भी अब दोबारा काबू आएंगे। वो तो पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको जो है वो ना चाय मिली है ना बिस्किट मिले हैं। सही। अच्छा फ़ारूक, साथ ही रहेगा खुर्रम हबीब साहब, खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, वेलकम करेंगे आपको अपने शो में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब खुर्रम साहब, ये पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को CEC के इजलास में फैसला करेगी, इतनी ताख़ीर से इजलास कर रही है, अब ये लॉन्ग मार्च तो आपका खटाई में पड़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो लंबा ऐसा लग रहा है टल गया ईद के बाद तक, क्या कहेंगे? जी, ये तो जैसे ही पीपल्स पार्टी समझेंगे कि वो हमें PDM को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन PDM में तो अब एक बड़ी संजीदा सोच है कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हमें पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च के मामले में या इस्तीफों के मामले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
तो पीडीएम को फिर भी आगे बढ़ना है और अपने मिशन की तकमील जो हमने 20 सितंबर 2020 को जो एलामिया 27 नुकाती जारी किया था, उस पर अमल के लिए हमें तो आगे बढ़ना है। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे इस मिशन में, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन पीडीएम ने बहरहाल आगे बढ़ना है। लेकिन खुर्रम साहब, पीडीएम ने तो आगे बढ़ना है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी बढ़ना है या फिर भी पीपल्स पार्टी को साथ रखते हुए बढ़ना है? जी, इस पर गौर होगा कि क्या एक ऐसा लॉन्ग मार्च हो सकता है जिसके साथ इस्तीफे ना हो। अभी तो हम सब की राय इस पर मुत्तफिक है कि लॉन्ग मार्च तभी मौसर होगा अगर उसके साथ इस्तीफे भी हों। इस बारे में अब मजीद सोच विचार जारी है कि क्या इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का वो असर होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस पर अभी मजीद गुफ्तगू और सोच विचार जारी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमारी पहली कोशिश यही होगी कि तमाम तलखी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि वो सूबा सिंध में उनकी बहुत बड़ी नुमाइंदगी है और पीटीएम चारों सूबों का इत्तेहाद है, और चारों सूबों का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट जमहूरियत के लिए जरूरी अपनी जगह वैलिड है कि अगर इस्तीफे पहले दे दिए, अभी नैयर बुखारी साहब फरमा रहे थे कि अगर पहले इस्तीफे दे दिए तो फिर अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे फिर? ये सारी बातें, ये डिस्कशन जो है बेहतर था कि ये उस इजलास में होती, क्योंकि तल्ख गुफ्तगू की वजह से वो इजलास जो है वो डीरेल हो गया और उसमें कुछ जज्बातियत आ गई। हालांकि इस सारे मामले को बहुत ही ठंडे दिल से हम सबको बशमूल पीपल्स पार्टी एनालाइज करने की जरूरत है ताकि हम आगे का लाए अमल मुरतब कर सकें। तो खुर्रम साहब, अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक ले आती है, पीडीएम से अलग हो जाती है और आप लोग लॉन्ग मार्च पर निकल जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक का फिर पीडीएम साथ देगी दीगर जमातें? जी, ये तो पीपल्स पार्टी ने असेस करना है कि क्या वो अपने 55 नशिस्तों के साथ इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं कि कौमी असेंबली में वो अदम एतमाद की तहरीक फाइल कर दें, क्योंकि उन्हें जो पहला बुनियाद होगी किसी भी अदम एतमाद की, वो जो कम अज कम 164 वोट हैं पीडीएम के कौमी असेंबली में, उनकी बुनियाद पर ही पीपल्स पार्टी ये ऐसा कदम उठाएगी। तो कदम उठाने से पहले पीपल्स पार्टी को पीडीएम को एतमाद में साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना मेरी नज़र में ये एक ज़ाती राय है, ये मुमकिन नहीं होगा। सही। तो फारूक साहब, ये हुकूमत का काम ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब ने आसान कर दिया, मियाँ साहब से वापसी का मुतालबा करके अपोजिशन इत्तेहाद एक दूसरे से इस्तीफे मांग रहा है, आप इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांग रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से आप इतने नाखुश क्यों हैं? देखिए, बात ये जहाँ तक रही इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला, तो वो बड़ा वाज़ेह है। वो हमने जो मुतालबा किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को के तनाजुर में उसको सामने रखते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें बड़ी एक सेर हाल हासिल इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आर्गूमेंट्स हुए, दलाइल दिए गए, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के हवाले से। सेनेट का जब भी कोई इंतखाब होता रहा तो उस इंतखाब में यही इल्ज़ाम लगते रहे कि ख़रीदो फरोख्त होती रही। 2018 के इंतखाबात में आपने देखा किस तरह पीपल्स पार्टी का MPA जो है वो नोटों के ढेर लगा कर ज़मीर ख़रीद रहा है। जिन लोगों ने वोट बेचे उनकी शक्लें भी सामने आ गई। तो हमने नहीं ये पहली बार डिमांड की, ये तमाम जमातों ने COD में लिखा, हर जगह पे लिखा, उसके बावजूद इन्होंने उसकी मुखालफत की। जो यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आपने देखा कि 180 वोट हुक्मरान इत्तेहाद के हैं, उनके 160 हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के 164 निकलते हैं, उनके 169 निकलते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में उन्होंने लिखा कि आइन का आर्टिकल 218(3) जो है वो पाबंद बनाता है इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, उन्होंने रोकना है, चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है। ये ज़मीरों के जो सौदागर हैं इनकी सौदागरी से पहले इनको रोकना है। हैदर गिलानी की वीडियो भी सामने आ गई, वोटों की खरीदो फरोख्त की डीलें भी वीडियोस पे सामने आ गई। इस तमाम मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है, दूसरा इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के हवाले से। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और आपने देखा कि गिलानी जिस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वो भी कौम के सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई, और कोई नहीं, उनके साहबजादे सामने आ गए। तो इस तमाम मामले के तनाजुर के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है, मैं आपसे भी ये सवाल ये सामने रखता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड किया है, रोका है, तो भाई हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। अगर वो नहीं रोक सके
जो कि पूरे मीडिया ने दिखाया, टीवी दिखाया, हर जगह पर यह चीज़ इस्टेब्लिश हुई, तो फिर हमारा मुतालबा करना जो है वो हक बजानिब है। एक आइनी इदारे का इदारे के तौर पे हम एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो उसके फंक्शनरीज हैं उनको उस इदारे की जो आइनी जिम्मेदारी है उसकी पासदारी करना उनके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो पासदारी नहीं कर पा रहे तो फिर हमारा मुतालबा जायज़ है। लेकिन फारूक साहब, ज़ाहिर है आइनी इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन हुकूमत और हुकूमती जमात को भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अब उसमें उस वीडियो में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs मुलव्विस थे, उनको पहले इब्तिदा में आपने फ़रीक नहीं बनाया, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ वो स्टिंग ऑपरेशन था या नहीं था, वो इंटेंशनली वहाँ गए थे, अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला गया अगर वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। तो ये पार्टी को भी तो अपने अंदर जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं उठाए गए। कितने रोज़ हो गए? देखें बात यह है कि जो जहाँ तक रही बात हमारे इक़दामात के हवाले से, देखें हमने हमेशा जो है वो मुस्बत और ठोस इक़दामात लिए। किसी जमात ने आज तक पैसे लेने के ऊपर जो है वो अपना पार्टी से काउंसलर भी नहीं निकाला होगा अपनी जमात से। हमने अपने 20 MPs 2018 में निकाले थे। अब भी हमने एफिडेविट जमा करवाए हैं उन अरकान के इलेक्शन कमीशन के सामने। हमें पटिशन्स दायर करना पड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करता है कि हमने नोटिस ले लिया है। जब हम समात के मौके पे जाते हैं तो हमें कहते हैं हमने कोई नोटिस ही नहीं लिया। आपके साथियों को प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की जाती है। चले खैर, उसी के ऊपर नोटिस ले लेते, उसी के ऊपर कार्रवाई कर लेते। आर्टिकल 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के पास बेशुमार इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसके ऊपर कार्रवाई कर लेते। उनको रोका जा सकता था, हलफ लेने से रोका जा सकता था। उन्होंने तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ लिया उस बुनियाद के ऊपर। अब कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करनी है। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी रही, हम तो पार्लिमान के अंदर भी लेके गए। अब पार्लिमान के अंदर जो मौजूद बाकिया जमातें हैं, चूँकि वो चाहती थी खरीदो फरोख्त हो, वो इस करप्ट निज़ाम की मुहाफिज हैं 1985 से लेकर आज 2021 तक। उन्हें कैसे ये बर्दाश्त हो सकता था कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो जाए, खुफिया वोटिंग ख़त्म हो जाए। ये खुफिया की रट तो इन्होंने लगाई हुई है। हम तो नहीं कह रहे थे कि खुफिया करें। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसका बेनिफिशरी भी ये बन के सामने आए। लेकिन इससे हुआ क्या, मैसेज क्या गया? एक तो हमारी जो माशरती अखलाकियात हैं उनको तबाह बर्बाद किया गया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया, करप्ट प्रैक्टिसेस को परवान चढ़ाया गया। यही लोग जो पैसा चला के सेनेटर बनेंगे, कल को यही कानून साजी करेंगे। ठीक है, उसी कानून साजी से आवाम को भी टीका लगेगा, आवाम को भी नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह आईनी इदारों को जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, उसी तरह हुक्मरान जमातों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शदीद ज़रूरत है, जो कि सिंध में किसी हद तक नहीं हो पा रही। और इसी वजह से कुत्तों के काटने के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अदालत को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा और 2 MPs की मेंबरशिप को, असेंबली की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया गया। फरियाद तालपुर और मलिक असद सिकंदर पीपल्स पार्टी के वो 2 MPs हैं। इस बारे में मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सिंध हुकूमत पूरे सिंध में सड़कों पर दंदनाते आवारा कुत्तों को काबू नहीं कर सकी है। हर गुजरते दिन के साथ कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग इससे इतना मुतासिर हो चुके हैं कि इस पर अब अदालत को एक्शन लेना पड़ा है। पहले अदालत की जानिब से वार्निंग दी गई कि अगर ये वाकयात ना रुके तो मुतल्लिका MPA को मुअत्तल किया जाएगा। जब सिंध हुकूमत ने इस वार्निंग को भी सीरियस ना लिया तो बिलाखिर अदालत को भी फैसला करना पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट की सक्खर बेंच ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों को रोकने में नाकामी पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को रेतोडेरो से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की फुप्पो, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और जामशोरों के रुकने सूबाई असेंबली मलिक असद सिकंदर की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इस फैसले में कहा कि अरकान असेंबली हल्के के लोगों को सहूलतें फराहम करने में नाकाम रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो दीगर अजला में भी मेंबर सिंध असेंबली की रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है। ये तो था अदालती हुक्म। इस वक्त सिंध भर में सूरत हाल यह है कि आवारा कुत्ते इंसानों और उनके बच्चों को मारते हैं, शदीद जख्मी करते हैं, लेकिन इन आवारा कुत्तों को कुछ नहीं कहा जाता। सिर्फ 2021 जनवरी के महीने की अगर बात करें तो आवारा कुत्तों के काटने के 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल यानी अब तक सिर्फ 2.5 महीनों में तकरीबन 2000 के करीब कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अभी अदालती फैसला भी आ गया, इसने वार्निंग दी थी, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए हैं। अब सूरत हाल है क्या,
मजीद कितनी ख़राब है यही जानते हैं। ब्यूरो हेड हमारे सक्खर के शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। शाहिद साहब ये इस वक्त सूरत हाल सिर्फ सक्खर में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, अंदरून सिंध में लाड़काना और इससे मुल्क का जो दूसरे शहर हैं क्या ज़रा मंजर कशी कीजिएगा, वहाँ किस तरह से आवारा कुत्ते दंदनाते फिरते हैं और लोगों पर हमले करते हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि न सिर्फ सक्खर बल्कि लाड़काना, खैरपुर, नौशेरो फरोज, शिकारपुर, जैकोबाद, कंदकोट, कश्मोर, कंबर, शहदादकोट, भोटकी, ये तमाम वो अजला हैं जहां पर आवारा कुत्तों की बहुतात है। और इसमें बिल्कुल अप्रिशिएट हम कर सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने इस मामले में जब ये केस यहाँ पर आया था कि कुत्ते के काटने से लोग मुतासिर हो रहे हैं तो उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया था और ये ऑर्डर जारी किया था कि म्युनिसिपल अफसरान अगर अपने अपने इलाकों में इन कुत्तों को नहीं मारेंगे और मुहिम नहीं चलाई जाएगी तो म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ केस दाखिल किया जाएगा। और तमाम SSPs को भी जो है वो वार्निंग अदालत ने जारी की थी कि आप इनकी FIR दर्ज करें, जिस इलाके में कुत्ता अगर किसी को काटता है तो उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। इस सूरत हाल में जो है वो सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने अब जो है ये फैसला किया है, क्योंकि गुज़िश्ता समात में सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने इंतहाई सख्ती से कहा था कि अगर इन इलाकों में कुत्ते के काटने के वाकयात नहीं रुक सके तो फिर इन इलाकों के जो अरकान सिंध असम्बली है उनको मुअत्तल किया जाएगा। जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शफी मोहम्मद चांडियो ने अदालत से कहा कि कुत्तों को मारने का काम जो है वो सिंध असम्बली के मेंबरान का नहीं है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आखिर सिंध असम्बली के मेंबरान का काम क्या है। शफी मोहम्मद चांडियो ने वहां अपने अदालत में दलाइल दिए कि जो सिंध असम्बली के मेंबरान है उनका काम कानून साजी है, जिस पर अदालत ने ये कहा कि अगर कानून साजी है तो पिछले 15 साल में सिंध असम्बली में इन अरकान असम्बली ने क्या कानून साजी की है वो अदालत को बताइए। साहब ये बताइएगा कि हुक्म अदालत की जानिब से क्या है? फरियाल तालपुर साहिबा, मलिक सिकंदर असद साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया है? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है। उसमें अदालत ने जो हुक्म जारी किया उसमें रत्तो डेरों की नशीस और जाम शुरू की। रत्तो डेरों में तो फरियाल तालपुर साहिबा MPA हैं और जो जाम शुरू है इसमें थोड़ा सा इबहम है क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में इन दोनों के नाम नहीं लिखे हैं। जाम शुरू में मलिक असद सिकंदर और ज्ञानचंद ईसरानी 2 अरकान असम्बली हैं जाम शुरू से, तो मे भी पॉसिबल कि मलिक असद सिकंदर और ज्ञानचंद ईसरानी में से कोई एक MP है जिसको मुअत्तल किया गया और ये फैसला जो है शायद साहब क्या वक्त का तयन किया गया? इलेक्शन कमीशन को कोई डेडलाइन भी दी गई है कि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा? चूंकि फरियाल तालपुर साहिबा ज़ाहिर है सिंध में बहुत बाअसर शख्सियतें हैं, बिलावल भुट्टो साहब की फुप्पो हैं, तो उनकी इस रुकनीत को मुअत्तल करना इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान तो नहीं होगा? देखिए, अदालत ने तो अहकामात जारी कर दिए हैं और सिंध असम्बली के सेक्रेटरी को भी लिखा है और सेक्रेटरी सेहत सिंध को भी कहा है कि एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो मुहैया की जाए और तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अहकामात जारी किए हैं कि कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। अफसोस की बात यह है कि जब अदालत ने ये एक्शन लिया है तो आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में भी एक मुहिम कुछ दिन शुरू की गई, इसी तरह सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शुरू की गई, लेकिन मुताल्लिका म्युनिसिपल अफसरान जो हैं लाड़काना, कंदकोट, कश्मोर, जैकोबाद, शिकारपुर, भोटकी, सक्खर, नौशेरो फरोज, शाहिद साहब ये तमाम इलाकों में वजह क्या है हुकूमत की गैर संजीदगी की इस मामले में? क्या बजट का इशू है, मुताल्लिका इदारों को बजट नहीं दिए जाते, या फिर अहल लोग नहीं हैं जो इस सिलसिले में काम कर सकें? कुत्ते सड़कों पर बढ़ते जा रहे हैं, वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, कहाँ पर हुकूमत लैग कर रही है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बाज़ाब्ता फंड मुहैया किए जाते हैं। अच्छा। इस काम के लिए डिपार्टमेंट है, इस काम के लिए बाकायदा पहले से हिकमत अमली वज़ा होती है, मनसूबा बंदी होती है, लेकिन ये काम करना नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई इस काम को काम समझता ही नहीं है। वो ये उनकी जिम्मेदारियों में ये एहसास ही नहीं है कि ये कुत्ते जो आवारा घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। अदालत ने, मैं आपको बताऊं कि इस मामले में ये भी बरहमी का इजहार किया कि एक बच्ची को कुत्ते ने काटा, उसकी आंख ज़ाया हो गई, कोई बताए कि उसकी आंख कैसे वापस आ सकती है। अदालत को बताया जाए कि ये आंख कैसे उस बच्ची की वापस आ सकती है। तो अदालत ने इसमें सख्त स्टैंड लिया है। अब अदालत ने चूंकि ऑर्डर जारी कर दिया है तो ये अरकान असम्बली तो मुअत्तल हो गए, सेक्रेटरी को भी खत भी किया गया है, लेकिन अदालत ने एक और भी बात की है कि और भी जो हल्के हैं उनके MPAs को हम
मुअत्तल कर सकते हैं अगर उन्होंने इस मामले में तवज्जो नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद थे, सक्खर बोल न्यूज़ के ब्यूरो हेड हैं और सूरत हाल बता रहे थे कि सक्खर में, लाड़काना में, खैरपुर में और उसके साथ जितने भी शहर वहाँ मौजूद हैं, किस तरह से ये आवारा कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, काटने के वाक़यात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। किसी बच्ची की आँख ज़ाय हो रही है, कोई अपनी जान से जा रहा है, किसी को एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन वजारत सेहत की जानिब से अनोखी मंतखें पेश की जाती हैं। अज़रा पेचू साहिबा ने इस सिलसिले में बच्चों को और उनके वालिदैन को क्या मशवरा दिया था, ज़रा ये आप देखिए। तो अज़रा पेचू साहिबा जो सिंध की वज़ीर सेहत हैं, उनकी ये मंतक, उनका ये मशवरा आपने सुना कि वालिदैन अपने बच्चों को घर में रखें, महदूद रखें ताकि वो सेफ़ रह सकें। लेकिन हुकूमत इक़दाम नहीं उठाएगी और हुकूमत सिर्फ इस सिलसिले में ही इक़दाम नहीं उठा रही बल्कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती रहे, हुकूमत सो रही है, हुकूमत कोई इक़दाम नहीं उठा रही। कराची के शहरी इस वक्त बदतरीन महंगाई का शिकार हैं और ये ऐसी महंगाई है कि जिसने शहरियों का जीना भी दोभर कर दिया है। जब जहाँ जिसका दिल चाहता है वो अपने मुताबिक निर्ख मुकर्रर कर लेता है और शहरियों से लूट मार का सिलसिला, एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर है, उसको 94 रुपये लीटर पर ही फ़रोख्त किया जाए या फिर उसके सरकारी निर्ख का तायुन किया जाए, एक नया निर्खनामा आए, नई सरकारी शीट आए और उसके नई कीमतों का तायुन कर दिया जाए। क्यों कमिश्नर ऑफिस कराची से जो रेट लेस दुकानों और मार्केटों में आवेज़ा की जाती है वो कुछ और होती है और शहरियों से जो कीमत वसूल की जाती है वो कुछ और होती है। जबकि डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर ने हमारे ही प्रोग्राम में ये कहा था कि दूध की कीमत में इस वजह से ज़्यादा इजाफा इस वक्त नहीं हो रहा कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है और हम सार्फिन पर इस वक्त बोझ नहीं डालना चाहते और जैसे ही रमज़ान गुजर जाएगा उसके बाद दूध की कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी, यानी 250 रुपये का सिर्फ 1 लीटर दूध कराची के शहरियों को मिलेगा। और सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी हुई। ये मामला अदालत में, अदालत ने कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मौज़िज़ अदालत ने आइंदा समाअत पर जिम्मेदारान को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है और सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरखास्त में हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची समेत दूध फरोशों को फरीक भी बनाया गया है। अब इस दरखास्त में कहा गया है कि दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किए गए हैं और इस वक्त कराची में दूध 140 रुपये फ़ी लीटर कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दूध की हालिया कीमतों में इजाफा खुद इजाफा है और ये इजाफा खुद किया गया है। ये मामला अदालत में है और तवक्को ये की जा रही है कि जल्द कराची के शहरियों को इस हवाले से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जिससे दूध फरोशों और दीगर फाखोरों की मनमानियाँ ख़त्म होगी। और हमेशा यहाँ पर ऐसा ही देखने में आता है कि जब हुकूमत से इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर अदालत का दरवाज़ा शहरियों को खटखटाना पड़ता है और वहाँ से इंसाफ की उम्मीद लगानी पड़ती है। और हमने भी इंसाफ की उम्मीद अदालत से लगाई हुई है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, चीफ जस्टिस साहब से, और हम ये अपील बार बार कर रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक चीफ जस्टिस साहब या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस पर नोटिस नहीं लेते कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ भी कोई खुद नोटिस लिया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, चूँकि उनका तकर्रुर मेरिट पर नहीं हुआ था और इसीलिए वो बोल न्यूज़ के खिलाफ मुसलसल मुतासिबाना और यकतरफा फैसले कर रहे हैं जिससे बोल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।